Namaskar, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om, and today our topic is bioavailability and its factor. फार्माकोकाइनेटिक सीरीज़ में आज हम बायोअवेलेबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्माकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अवेलेबिलिटी मीन्स ड्रग प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अगर हम डेफिनेशन को देखें, कितनी अमाउंट में और कितनी स्पीड से कोई ड्रग जो है, मतलब कितने टाइम के अंदर कोई ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है किसी भी रूट ऑफ एडमिनिशन के थ्रू। मतलब एट लास्ट हमें क्या देखना है कि जो भी ड्रग हमने किसी भी डोजेज फॉर्म में वो मौजूद है, वो जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है, या टैबलेट की फॉर्म में, या सिरप की फॉर्म में, जब हमने उसे एडमिनिस्टर किया बॉडी में, वो ऑरली भी हो सकता है, वो पेरेंटली भी हो सकता है, जब हमने उसे एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर होने के बाद वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी अमाउंट में पहुंची, ये हमारे पास होता है बायोअवेलेबिलिटी। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है कि एक 100 mg की ड्रग है जैसे हमने एडमिनिस्टर किया ऑरली, ठीक है। 70 mg इज़ एब्जॉर्ब अनचेंज एंड द बायो अवेलेबिलिटी इज़ 0.7 एंड 70%। इसका क्या मतलब है कि एक ड्रग थी जो कि हमने 100 mg की एडमिनिस्टर की ऑरली, मतलब माउथ के थ्रू ले ली, लेकिन जब हमने चेक की उसकी बायो अवेलेबिलिटी, तो वो जो ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी पहुंची, जस्ट 70 mg। और बाकी की 30 mg कहाँ गई? वो 30 mg, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, उसके साथ साथ जब GI ट्रैक के थ्रू कोई ड्रग जा रही होती है, मीन्स ऑरली जब हम ड्रग ले रहे हैं तो स्टमक और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन में जो है ड्रग को एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहे होते। बेसिकली हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी हो गई, अगर हम नॉर्मली देखें तो 0.7, और परसेंटेज के हिसाब से कितनी, 70% जो है वो ड्रग हमारे प्लाज्मा तक पहुँची। तो ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रग किसी भी डोजेज फॉर्म के लिए, क्योंकि हम उसमें क्या देख रहे होते हैं, अगर किसी भी ड्रग को हम जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, हमें उसकी डोजिंग से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कितनी जो है वो बायो अवेलेबल है, मतलब ब्लड तक कितनी पहुंचेगी। जितनी पहुंचेगी उसी के हिसाब से जो है हम डोजेज फॉर्म्स बना रहे होते हैं और इतनी डोज दे रहे होते हैं, सिवाय एक रूट के जो कि नॉन इंट्रावेनस रूट है। मतलब इंट्रावेनस रूट जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि उसमें हम जो ड्रग दे रहे होते हैं वो बिल्कुल ही उतनी एग्जैक्ट सेम अमाउंट के अंदर ब्लड के अंदर पहुंच रही होती है, क्योंकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट और बाकी जितने भी वो इफेक्ट्स हैं जो कि ड्रग को जो है एलिमिनेट या एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, उनसे वो पास नहीं होती, वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही होती है। तो IV रूट के अलावा जितने भी रूट हैं उन सब में जो है बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की बिल्कुल डिफरेंट होती है। Next thing is determination of bioavailability. Bioavailability is determined by comparing plasma level of drug after a particular route of administration. मीन कैसे हम डिटरमिन करेंगे? ऐसे करेंगे कि जब कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे किसी भी रूट के थ्रू, वो ऑरली हो सकती है, वो पेरेंटली हो सकती है, सबक्यूटेनियस हो सकती है, वो प्लाज्मा लेवल में कितनी पहुंची, ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी है। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो है हम बेसिकली एक प्लॉट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू भी देख रहे होते हैं, प्लॉटिंग के थ्रू देख रहे होते हैं, जिसमें हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के थ्रू जो है बायो अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम एरिया अंडर द कर्व जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी का जो प्लॉटिंग साइड्स है, या जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम हम देखेंगे, और एरिया अंडर द कर्व भी हम अपनी नेक्स्ट आगे लेक्चर में देखेंगे। अब अगर हम मज़ीद देखें, एक और फैक्टर है आपके पास जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट पास इफेक्ट है, इसके साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग है, केमिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ सम ड्रग के कौन कौन से केमिकल हैं जो कि इनस्टेबल नहीं है, और उस ड्रग की नेचर क्या है, दैट इज़ D, ठीक है, ये या फॉर्मुलेशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सबसे मेन जो है वो आपको पता है कि हेपेटिक या फिर लिवर मेटाबॉलिज्म है, जिसे फर्स्ट पास इफेक्ट कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है GI ट्रैक से, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचती है, और पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद जब वो लिवर में जाती है, लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, जिसमें ड्रग की कुछ अमाउंट जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, और उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि ड्रग की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर ड्रग जो है वो रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाती है, वो लिवर में भी हो सकती है और हमारे गट में भी हो सकती है जब वो इनिशियल फेज़ में होती है।
इसी के साथ साथ द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, अगर वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से गुजरेगी तो उसकी जो अमाउंट है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरी है और उससे कुछ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमने एक ऑरली कोई ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट पास इफेक्ट में जाएगी जहाँ पे वो मेटाबोलाइज होगी, और मेटाबोलाइज होने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस शख्स ने कैप्सूल जो है वो ऑरली एडमिनिस्टर किया है, वो स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद वो इंटेस्टीन और इनसे होता हुआ आपके पास लिवर में चला गया, और लिवर के बाद वो हार्ट में जाता है। देन हार्ट जो है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट करा। और इसी के बरक्स अगर हम देखें आईवी रूट को, सो आईवी रूट में क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर ऑरली में ये इतना सारा पाथवे जो है वो एक्स्ट्रा है, और इस एक्स्ट्रा पाथवे को जब ड्रग जो है वो पास करके, इस पाथवे को पास करके जब वो पहुँचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सो अच्छा खासा जो है वो ड्रग का लॉस हो चुका होता है। इसके साथ सेकंड जो है हमारे पास फैक्टर, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। मैंने जैसे हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को डिस्कस किया था, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स को बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स पे। सो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेयर है वो लिपिड बाय लेयर है, और लिपिड बाय लेयर को पास करने के लिए ड्रग हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, बट हद से ज़्यादा अगर हाइड्रोफिलिक होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें एक्वस फ्लूइड्स को जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है वो पास कर जाती है सेल मेम्ब्रेन को बाया कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर, बट वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर हम थर्ड फैक्टर को देखें जो कि केमिकल स्टेबिलिटी थी, तो कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि पेंसिलिन जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट में। जैसे पीएच का फॉर्म जो हमारे स्टमक के अंदर पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता, लो होता है, 2 समथिंग होता है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पीएच होने की वजह से पेंसिलिन जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। और इसी के तरह अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंसुलिन आ रही होती है, तो आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो हम ऑरली नहीं देते, वो हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दे रहे होते हैं। इसकी भी एक मेन रीज़न ये है कि इंसुलिन जब अगर हम ऑरली देंगे तो वो हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद कुछ एंजाइम्स हैं जो कि उसे डिग्रेड कर देंगे, मतलब उसे ख़त्म कर देंगे। सो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि केमिकली इनस्टेबल नहीं होती। ये तो 2 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए। इस तरीके से केमिकली इनस्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट देखें, डैट इज़ नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन, कि ड्रग की फार्मूलेशन क्या है। फार्मूलेशन ये बेसिकली जो है फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, जिसमें हम ड्रग फार्मूलेशन को देख रहे होते हैं कि ड्रग किस तरीके से बनी है। वो ड्रग फार्मूलेशन के जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को देख रहे होते हैं। अगर उसमें हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो जैसे पार्टिकल साइज़, बहुत ज़्यादा पार्टिकल, उसका अगर पार्टिकल साइज़ ड्रग का बहुत बड़ा है तो वो एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। इसी के साथ कि सॉल्ट कौन सा है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म हो रही होती है, इंटेरिक कोटिंग की ड्रग्स कुछ हमारे पास आ रही होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है बायो अवेलेबिलिटी पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही होती हैं। और इसी के साथ साथ एक्सीपिएंट्स में बाइंडर्स एंड डिस्पेंसिंग एजेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। यही टॉपिक्स जो हैं मैं फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा, आप देखना ना भूलिएगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसमें अगर हम थोड़ा सा फार्मास्यूटिक्स की तरफ जाएं तो जब हम कोई ड्रग लेते हैं, लेने के बाद जब हमारे स्टमक में पहुंचती है तो डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, और टूटने के बाद वो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड्स के साथ क्या हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है। तो डिसोल्यूट होने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचती है और देन एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितनी होगी। सो अब हम जो है अपना जो है मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी का, और इस ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फार्माकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्टूडेंट। सो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ले रहे हैं ड्रग की, जो कि हमें ये बताएगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कितनी है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले कोई ड्रग एडमिनिस्टर की। जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर की सो वो प्लाज्मा के अंदर उसका कुछ कंसंट्रेशन होगी, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी कुछ टाइम के अंदर। हमने 2 ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर की। एक ड्रग जो है वो आपके पास ए है एंड एक ड्रग जो है वो आपके पास बी है। अब
जो ए ड्रग है वो आपके पास ये समझ लें कि उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आईवी है, हमने ड्रग ए को आईवी रूट के थ्रू दिया है, एंड जो ड्रग बी है उसे हमने ओरल रूट के थ्रू दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये आप एरो देख रहे हैं कि ये बेसिकली मैंने एरो लगाया कि इस ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर अगर इस एरो तक कोई ड्रग क्रॉस कर जाती है या इस एरो से नीचे है तो ये बेसिकली EC50 कहलाता है। और इस EC50 को क्या कहते हैं? इस EC50 का मतलब है कि ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो कि 50% अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि 50% पॉपुलेशन में 50% अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। मींस कि अगर आपने कोई जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उस ड्रग को प्लाज्मा में इस एरो तक पहुंचना लाजमी है। अगर वो इस एरो तक पहुंचती है तभी वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? EC50। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट एरो है डेट इज़ Emax, जिसे मैंने कहा है, ठीक है, ये वो कंसंट्रेशन है जिस पे कोई ड्रग जो है वो अपना जो है मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल जितना इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए फुल इफेक्ट प्रोड्यूस करिए। और अगर कोई ड्रग जो है वो EC50 तक आती है तो वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? वो कितना हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो EC50 एंड Emax या मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें कि ये एक लाइन जो सेंटर से गई है, इस सेंटर की लाइन को हम Tmax कह रहे होते हैं। मतलब कि एक ड्रग को कितना टाइम लगा अपना इफ़ेक्ट मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने में। सो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली टाइम है हमारे पास एक्स एक्सिस पे और प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सो जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जब ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये इंक्रीज़ होती जाएगी वो Emax तक पहुंचेगी। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितने टाइम में ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया है। इसी के साथ साथ अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो ब्लू लाइन है ये ड्रग ए की है और ये जो रेड लाइन है डेट इज़ फॉर ड्रग बी। और ड्रग ए जो है वो आईवी फॉर्म में हमने एडमिनिस्टर की थी और ड्रग बी जो है वो हमने ऑरल की फॉर्म में एडमिनिस्टर की थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं AUC। व्हाट इज़ AUC? AUC इज़ एरिया अंडर द कर्व, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो आप देखें, अगर मैं इस ऑरल की ड्रग को देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व बना हुआ है, इस कर्व के अंडर में जितना एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है इसे हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व, जो कि ऑरल का है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम आईवी का देखें तो बिल्कुल यहाँ से टॉप से लेकर लास्ट तक ये जितना एरिया इस ब्लू के अंडर में जितना एरिया आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे? एरिया अंडर द कर्व इन आईवी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके साथ साथ अब अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ, इसमें अगर आप देखें तो देखें ये ज़ीरो है, मतलब समझ लें कुछ टाइम है, डेट इज़ ज़ीरो टाइम। ये ज़ीरो टाइम से मैक्सिमम टाइम जिस पे मैक्सिमम ड्रग ने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, इस इतने से इस टाइम को हमने इस एरो से लेकर अगर इस एरो तक को देखें तो हम इसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। मतलब ड्रग को अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा। और इसी के साथ साथ जब ड्रग ने अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस किया किसी टाइम पर, तो उसके बाद वहाँ से लेकर जब तक ड्रग का इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब ड्रग का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट कितनी देर तक जारी रखा, इसे हम क्या कह रहे होते हैं? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और अगर कोई ड्रग जो है वो Emax को क्रॉस कर जाती, जैसे कि मैंने एक कर्व ये ऑरल का बनाया है वो और एक ये आईवी का बनाया, अगर आप समझ लें कि अगर ये तीसरा एक कर्व होता जो कि इस Emax को क्रॉस कर जाता तो क्या हो जाता? तो वो ड्रग इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती और वो क्या क्रिएट करती? वो थेरेपेटिक जो है हमारे पास थेरेपेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस बहुत कम करती और कौन से इफ़ेक्ट ज़्यादा करती? साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती। तो एक फार्मासिस्ट के लिए, एक मेडिकल के लिए, एक फार्माकोलॉजिस्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी ड्रग की इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है जो कि इफ़ेक्टिव मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके। अगर हमने उसे ज़्यादा डोज में ड्रग दे दी सो वो Emax को क्रॉस कर जाएगी और जब वो Emax को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा कि उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो ये कि अगर आप देखें ये Emax से लेकर बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर ये Emax के दरमियान का ये जितना एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम जो है वो थेरेपेटिक
विंडो कह रहे होते हैं, या थेरेपेटिक विंडो कह रहे होते हैं, या फिर थेरेपेटिक इंडेक्स कह रहे होते हैं। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ को जो है समराइज़ करूं तो हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हैं कि अगर ड्रग की मैं बात करूं कि समझ लें ये दोनों ड्रग मैंने एक ही कंसंट्रेशन में दी हैं। जस्ट एग्जांपल की ये ड्रग जो थी वो 50 mg की थी, तो आप देख रहे हैं कि 50 mg की ड्रग को जब मैंने ऑरली दिया तो उसने कितना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, इतना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और वो बहुत जल्दी भी एलिमिनेट हो गई क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में वो प्लाज्मा में पहुंची थी। और अगर उसी के बरक्स अगर हम आईवी को देख रहे हैं तो सेम कंसंट्रेशन है, मतलब 50 mg हमने दी थी, लेकिन आईवी के अंदर उसने अपना इफेक्टिव जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी देर तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत ज़्यादा रहा। बायो अवेलेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि द ऑरल अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग इज़ डिटरमाइंड बाय द AUC ऑफ ऑरल, मतलब ये जो AUC ऑरल है इसे हम, ये बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास ऑरल ड्रग की, और अगर AUC IV को देखेंगे तो ये हमारी किसकी है, ये इंट्रावेनस ड्रग की है। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है डेट इज़ बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू AUC ऑरल डिवाइडेड बाय AUC IV मल्टीप्लाई बाय 100। हमने एट लास्ट हमने ये इस ग्राफ से सीखा कि जो इंट्रावेनस कोई भी ड्रग है जिसे हम इंट्रावेनस दे रहे होते हैं, उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, ठीक है, और इसी के साथ बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको बाईपास कर रही होती है और डायरेक्ट वो हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंच रही होती है। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, और एज़ कम्पेयर टू बाकी रूट्स, आईवी के अलावा जितने रूट्स हैं उसमें बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। And at last, thank you so much for watching my video. If you have any query, you can ask me on my Facebook page or on my WhatsApp number. और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सकूं। और इसी के साथ साथ अगर कोई इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि इस वीडियो में आपको नहीं समझ आए, तो आप मुझे जो है इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।